अनुषा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कारक विभक्ति और कारक के प्रकार के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कारक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से ज्ञात होता है उसे कहते हैं कारक। कारक के 8 प्रकार होते हैं जिसका हमने जाना था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वो लिंक दे दिया है, आप जाकर देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे कारक विभक्ति और कारक के प्रकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक जो काम करता है उसका पता चलता है। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि जो काम हो रहा है उस पे फल पड़े, उसे कहते हैं कर्म कारक। करण कारक क्रिया का साधन, जिस साधन से वो क्रिया हो रहा है वो होता है करण कारक। ठीक है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए क्रिया हो रहा है वो संप्रदान कारक। आपदान कारक जिससे कोई वस्तु अलग हो। ठीक है। आपदान में क्या होता है, जिससे कोई वस्तु अलग होता है उसे आपदान कहते हैं। संबंध कारक जो एक शब्द को दूसरे से संबंध जोड़ता है उसे कहते हैं संबंध कारक। यहाँ पे संबंध से ही समझ आ रहा है, ये संबंध यानी कि दो शब्दों को जोड़ना जिसमें पता चलता है संबंध कारक। अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार हो। अधिकरण कारक में जो कार्य हो रहा है उसका आधार पता चलता है, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक जिससे किसी को पुकारा जाए, जैसे कि होता है ना कि आओ, अरे यहाँ सुनो, ऐसे संबोधन कारक। अब हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कार होते हैं। आज जानेंगे कारक विभक्ति के बारे में। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। इसका मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो हम लोग ने, को, के लिए, के द्वारा ये सारे चिन्ह जो लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, कारक विभक्ति होता है। ठीक है। हम लोग जानेंगे कारक के प्रकार। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा में जिसे शब्द से पता चल रहा है कि कार्य करने वाला कौन है उसे कहते हैं कर्ता। जैसे पार्थ ने फुटबॉल खरीदी, यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, खरीदने का। यहाँ पे क्या हो रहा है, खरीदने का। लेकिन यह कार्य कौन कर रहा है, पार्थ, यानी कि पार्थ यहाँ पे करता है। रिया ने चाय पी, यहाँ पर क्रिया क्या हो रहा है, पीने का, चाय पीने का। कार्य करने वाला कौन है, रिया, यानी कि यहाँ पे रिया क्या है, कर्ता कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। ने का प्रयोग हम लोग वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए नहीं कर सकते। ने का प्रयोग केवल सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। सकर्मक धातु क्या होता है, जो कि कार्यशील हो, यानी कि जिससे जो इंसान लगातार काम कर रहा हो वो सकर्मक धातु के साथ भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल और वर्तमान काल में कर्ता कारक का ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया को प्रभावित करने वाले शब्द क्या होते हैं, कर्म कारक होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया पर प्रभाव पड़े तो वो कर्म कारक कहता है। जैसे सविता कपड़े धोती है, यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, धोने का। इसका फल, धोने का फल किस पे पड़ रहा है, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कपड़े पे, कपड़े धोने का कार्य कर रही है। मेरी पुस्तक को लेकर आओ,
यहाँ पर क्रिया क्या किया जा रहा है? लाने का बोला जा रहा है। क्या लाने का? पुस्तक। यानी कि क्रिया का फल क्या है? यहाँ पे पुस्तक है। यानी कि कर्म कारक पुस्तक है। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। को का प्रयोग बुलाने, कोसने, रोकने, भागने, सुलाने आदि में किया जाता है। तीसरा है करण कारक, जिसकी सहायता से काम हो, यानी कार्य का साधन। करण कारक क्या है? जिसकी सहायता से काम हो, यानी कि कोई काम हो रहा है तो किसकी सहायता से हो रहा है, उसका साधन क्या है। अगर उसका पता चल जाता है तो वो हमारा है करण कारक। इसका विभक्ति है से, विभक्ति चिन्ह है से। जैसे कि एग्जाम्पल, मानिक पुस्तक से पढ़ता है। यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है। यह हमारा कार्य हो रहा है, कार्य का साधन, यानी कि हमारा करण कारक क्या है? पुस्तक से। पढ़ने का साधन किससे हो रहा है? पुस्तक से। माँ चाकू से फल काटती है। यहाँ पे क्या चीज का काम हो रहा है? यहाँ पर फल काटने का काम हो रहा है। कार्य का साधन यहाँ पर क्या है? चाकू से। फल कैसे से काट रही है? चाकू से। ठीक है। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। ठीक है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कहते हैं, यानी कि जिसके लिए कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है किसी के लिए हो रहा है पता चलता है, उसे बोलते हैं संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए, के द्वारा। जैसे दादी माँ के लिए दूध लाओ। इसमें क्या कार्य हो रहा है? दूध लाने का कार्य हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? दादी माँ के लिए। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? दूध लाने का। और किसके लिए हो रहा है? दादी माँ के लिए। आलोक माँ के लिए दवाई लाया। यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? दवाई लाने का। क्या कार्य हो रहा है? दवाई लाने का। अब किसके लिए हो रहा है? माँ के लिए। किसकी माँ? आलोक की माँ के लिए। किसी वाक्य में पता करने के लिए कि यह संप्रदान कारक है या नहीं, हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी वाक्य में अगर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसके लिए हो रहा है, तो उसका आंसर अगर आता है हमारा कि हाँ इसके लिए हो रहा है, पता चल रहा है कि किसके लिए हो रहा है, तो हमारा होता है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। ठीक है। पांचवा है हमारा अपदान कारक। जिस कार्य में संख्या का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए अथवा किसी दूसरे से तुलना हो। अपदान में क्या होता है कि एक शब्द से दूसरे शब्द को अलग किया जाए। संख्या, जिस वाक्य में संख्या एक दूसरे से अलग होना पाए। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यह हमारा पेड़ भी संज्ञा है और पत्ते भी संज्ञा है। तो ये क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ते गिर रहा है, यानी कि गिर रहा है यानी अलग हो रहा है, तो ये हमारा अपदान कारक। इसके अलावा नकुल, नकुल पार्थ से लंबा है। इसमें क्या कर रहा है? इसमें तुलना किया जा रहा है। क्या हो रहा है? तुलना किया जा रहा है। किसका? नकुल और पार्थ का तुलना किया जा रहा है कि ये दोनों में से लंबे हैं। नकुल जो है पार्थ से लंबा है, यानी कि यहाँ पेड़ पत्ते से गिर रहा है और नकुल पार्थ से लंबा है। इन दोनों वाक्य में हमें पता चलता है कि फर्स्ट वाक्य में संज्ञा एक दूसरे से अलग हो रहा है और सेकेंड में एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है। इसका विभक्ति चिन्ह अभी आपने होता है देखा से। कर्ण कारक और अपदान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह से है। कर्ण और अपदान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ के आधार पर अंतर है। कारक में से का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है, और अपदान में अलग होने के लिए किया जाता है।
जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है करण कारक है। कैसे पता चला? तो यहाँ पर साधन हो रहा है, किसी कार्य को करने का साधन बता रहा है। यहाँ पे मैं कलम से लिखता हूँ, लिखने का कार्य हो रहा है, बट यहाँ लिखने का साधन क्या है? कलम, यानी कि कलम से लिखता हूँ, ये हुआ हमारा करण कारक। जेब से सिक्का गिरता है, ये एग्जाम्पल एक और है, ये है अपादान कारक। ठीक है, कैसे कैसे पता चला कि अपादान कारक है? जेब से सिक्का गिर रहा है। अपादान का परिभाषा ही है कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों को अलग करना, जुदा करना होता है अपादान क्रिया, अपादान कारक। इसमें क्या हो रहा है? जेब से सिक्का गिर रहा है, यानी कि जेब और सिक्का अलग हो रहा है, गिरने का काम कर रहा है कि अलग हो रहा है। 6 नंबर पे है संबंध कारक। जिस वाक्य में किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध ज्ञात हो, यानी कि किसी एक संज्ञा का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो, उसे कहते हैं संबंध कारक। संबंध का मतलब ही होता है कि दो या दो से ज्यादा वस्तु, चीजें या इंसान का रिश्ता, एक जगह आना। जिस वाक्य में किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध ज्ञात हो, उसे कहते हैं संबंध कारक। यह चित्र मेरी माँ का है। इस वाक्य में कह रहा है कि यह चित्र मेरी माँ का है। यहाँ पर ये वस्तु है चित्र, इसका जो संबंध है वह किससे बता रहा है? इसकी माँ से, यानी कि यह जो चित्र है ये उसकी माँ का है। रीता गीता की बहन है। यहाँ पर संबंध कारक है क्योंकि रीता और गीता के बीच में संबंध बता रहा है कि रीता और गीता बहन है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के। इसका प्रयोग हम लोग संज्ञा, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि अगर वह लिंग पे अगर है कि सीता गीता की बहन है, यहाँ पर हमने यूज किया कि। अगर यही हमने किसी और का नाम लिया होता, जैसे राहुल और सोहन, राहुल सोहन का भाई है, तो यहाँ पे डिफरेंस सुना आपने देखा कि रीता और गीता स्त्रीलिंग है तो उसके साथ हमने की का इस्तेमाल किया, और रोहन और सोहन पुल्लिंग है तो उसके साथ हमने का इस्तेमाल किया। रोहन सोहन का भाई है, इसमें आपने देखा का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये पुल्लिंग है। 7वां है अधिकरण कारक। जिस वाक्य में क्रिया के होने का आधार पता चले, मतलब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में काम क्या हो रहा है, किस जगह हो रहा है, उसका आधार पता चले, बेस पता चले, तो वो होता है अधिकरण कारक। यश कमरे में सो रहा है। यश क्या काम कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है? कमरे में। इसका आधार पता चल रहा है, सोने का काम हो रहा है, बट कहाँ पे हो रहा है? इसका आधार क्या है, कहाँ से हो रहा है? तो कमरे में सो रहा है। प्लेट में चॉकलेट रखी है। यहाँ पर इस वाक्य में क्या कह रहा है कि चॉकलेट रखा हुआ है, ठीक है, बट इसका आधार क्या है, वो कहाँ रखा हुआ है? तो प्लेट में। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में। अधिकरण कारक को हम भीतर, अंदर, ऊपर आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है में के अलावा। जैसे बिल्ली मेज पर चढ़ी है, तो यहाँ पे मेज पर चढ़ी है, ये क्रिया है, बट वो कहाँ चढ़ी है, उसका आधार कहाँ है? तो मेज के ऊपर चढ़ी है। तो ये ऊपर, भीतर, अंदर, बाहर आदि, ये सारा भी अधिकरण कारक होता है। अब है 8वां लास्ट, संबोधन कारक। क्रिया के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत का भाव पाया जाए उसे कहते हैं संबोधन कारक।
वाक्य के किसी रूप से, किसी संज्ञा के रूप से अगर पता चलता है कि वह किसी को बुला रहा है या फिर कोई साइन दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे संबोधन कारक। जैसे अरे भाई यहाँ आओ, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पुकारने का भाव पता चल रहा है। ठीक है, अरे भाई यहाँ आओ, यहाँ पर क्या पता चल रहा है, पुकारने का भाव चल रहा है, पता चल रहा है। संबोधन कारक का कोई भी विपरीत चिन्ह नहीं होता है। इसको पहचानने के लिए हमें इस चिन्ह को पहचानना होगा। अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में ये चिन्ह हो, विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो संबोधन कारक है। जैसे अगर हमें और बुलाना हो, किसी को पुकारना हो या फिर कोई संकेत देना हो किसी को, तो हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, तो यहाँ पे हे ईश्वर, ये हे, अरे, अलस, उफ, ये सारा जो है संबोधन कारक में आता है। आज के वीडियो में हमने कारक के प्रकार का स्पष्टीकरण देखा है, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन करके परिभाषा, उदाहरण और विभिन्न चिन्ह सभी देखा है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है। धन्यवाद।